नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप सभी के लिए मैं क्लास लेकर के हाजिर हूँ, जहाँ पर आपके PCS एग्जाम्स को देखते हुए PCS संबंधित सभी राज्यों के लिए मैं यहाँ पर जो है सुबह 8:30 बजे इतिहास की क्लास लेकर के आता हूँ। वही शाम को 8 बजे आपको करंट अफेयर्स क्लास देखने को मिलती है। और ये दोनों क्लासेज आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके बिना अपने इस जो सपने हैं प्री क्लियर करने का, किसी भी परीक्षा को क्लियर करने का जो सपना है, नहीं पूरा कर सकते। क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों के बिना आप पेपर कर ही नहीं सकते। चाहे BPSC ले ले, चाहे UPPCS ले ले, ठीक है, उसे मैं PSC कह देता हूँ, उसे PCS कहते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य का आप स्टेट PCS का एग्जाम ले लेंगे, आपको इनके बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर क्लासेज लाई जानी, तो देखिए, शेयर करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताइए। चलिए भैया, आज की इस पहले प्रश्न की तरफ क्लास को बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, आप लोग जितने लोग क्लास देख रहे हैं उन लोग से एक ही चीज़ कहना है कि देखिए, आप लोग क्लास देख रहे हैं तो ये चौथी है और इसके पहले जो 3 हुए हैं उसे जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज से 1 से लेकर के आपको 70 प्रश्न तक हो चुके हैं। आज 71वें प्रश्न से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के स्पेशल में। और सुबह 8:30 बजे और शाम को 8 बजे, ये 2 टाइमिंग नोट कर लीजिए। इस 2 टाइम पर ही आप लोग को क्लासेस देखने को मिलेंगी। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो है आप लोग की स्क्रीन पर। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दियो। देखिए भैया, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मेरी इस चैनल पर क्लास तो देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप देखिए क्या होता है ना, आप लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना माय डियर, तब तक आप लोग पता है जो अगले क्लास से जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन नहीं पा सकते। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यार, इतनी मेहनत से क्लास लाई जा रही है, लाइक करो, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। अब तैयार हो जाइए, अब क्लास खत्म होने के बाद ही कोई बात। चलिए भैया, डिजिटल रुपया या ई रूपी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको पता है कि जो है यह एक भारत में जो है एक नई तरह का करेंसी लॉन्च किया गया है, जिसे डिजिटल रुपया नाम दिया गया, ई रूपी नाम दिया गया है। इसके संबंध में क्या गलत है, इन चारों में से बताइए। यह भी काफ़ी न्यूज में था आपके। तो भैया इसके संबंध में जो गलत है वो क्या है, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है, जो गलत है, इस पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा। जी भैया, इस पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी तीनों कथन सही है कि आरबीआई ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है। इसे किसी भी अन्य तरह के पैसों में जो है इसे क्या रूपांतरित कर सकेंगे। इसमें जो है उपयोगकर्ता क्यूआर कोड के जरिए क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। और एक चीज़ और, इसे पर्सन टू पर्सन यानी क्या, जैसे हम लोग हैं आपस में, या पर्सन टू मर्चेंट यानी कि आप किसी अगर दुकानदार से जो है कुछ खरीदना चाहते हैं, इन दोनों तरीके से इस पैसे का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी जान रखिएगा कि P2P और P2M, ठीक है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट जो है खोला जाएगा। जिस भी बैंक को जो है ये डिजिटल रुपया जारी करने की अभी क्या इजाज़त दी गई है, वो आपके मोबाइल या फिर अन्य डिवाइसेज में जो है ऐप के जरिए रहेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अब आपसे नहीं पूछेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। और देखो, अगर नोट्स बनाना हो तो यहाँ से अभी भी बना लो, क्योंकि पेपर के जो अंतिम 10 दिन होते हैं ना, यही आज के नोट्स। क्योंकि देखिए 10 दिन से पहले आपका मैं ख़त्म करा दूंगा करंट अफेयर्स, तो आपके अंतिम 10 दिन जब रिवीजन करना होगा तो यही काम आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा, ठीक है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि क्या, नागरिक उड्डयन, ठीक है, नागरिक उड्डयन इसे कहते हैं। तो इसमें जो है इनके द्वारा क्या किया गया, एक डिजी यात्रा, ठीक है, शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। तो इसे कितने राज्यों में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है लॉन्च किया गया है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, डिजी यात्रा को कुल जो है 3, कहाँ पर 3, एक आपका कौन सा है, न्यू दिल्ली, दूसरा आपका क्या है, वाराणसी, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, बेंगलुरु। ये 3 जगहों पर जो है इसे जो है लॉन्च किया जा रहा है। इसमें पता क्या होगा, जैसे आप लोग को जो अगर एयरपोर्ट गए हों तो उनको पता होगा, नहीं पता तो जानिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं ना, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, आपके पासपोर्ट चेक होते हैं, आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए, उस समय को कम करने के लिए और भीड़ से बचने के लिए ये डिजी यात्रा नाम का एक सुविधा लाया गया है, ठीक है।
इसमें जो है जो आपका आधार नंबर होगा, ठीक है, उसके जरिए आपको क्या पहचान हो जाएगी और आपके चेहरे से फेशियल रिकग्निशन, यानी कि आपके चेहरे के आधार पर आपकी पहचान की जाएगी जो भी एयरपोर्ट्स के विभिन्न चेक पॉइंट्स होंगे जहाँ जहाँ पर क्या इसकी ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए भाई, ये अभी केवल अभी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मत भूलें, केवल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ही इसे क्या शुरू किया गया है, इसे जान के रखिएगा। और इसके लिए एक ऐप भी है डिजी यात्रा, जी भैया, इसे डिजी यात्रा के पीछे ऐप लगा दो, ठीक है। एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसके जरिए आप सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरे जब टिकट बुक करेंगे ना, उसी समय आपको जो जानकारी देंगे वो आपके टिकट के साथ संलग्न हो जाएगी, फिर उसकी सहायता से आप पूरा काम कर लेंगे। हाँ भैया, चलिए यहाँ पर पूछा गया है भावुक श्रम, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि ये भावुक श्रम नाम की एक जो है कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक द मैनेज हार्ट में लिखा था, बताइए किसने भैया लिखा था। क्योंकि ये पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे किताबों को लेकर के प्रश्न पूछ लेते हैं। ये जो है वो थे, क्या नाम है, सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये जो है मतलब अपनी एक सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, समाज को लेकर के एक नई नई टर्मिनोलॉजी थ्योरी दिया करते हैं, तो उसी पे इन्होंने एक दिया था भावुक श्रम, इसे अंग्रेजी में क्या इमोशनल लेबर कहते हैं, ठीक है। तो किसने दिया था भैया, इसका सही जवाब क्या है, ऑर्ली हॉन्सचाइल्ड, क्या ऑर्ली हॉन्सचाइल्ड ने जी है इसे दिया था। और इन्होंने अपनी ये पुस्तक प्रकाशित की थी, आज की नहीं भैया, इनकी ये पुस्तक 1983 में आई थी। अब भावुक श्रम जानते हैं आप क्या, जैसे आपका भावुक श्रम में आपके आगे आपके घर में जो माँ होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भावुक श्रम ज़्यादा करती है। ऐसा नहीं, ये पिता भी करता है, ऐसा नहीं केवल माँ करती है, पिता भी करते हैं, लेकिन माँ जो है ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये पाया गया कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो जो है घर में ज़्यादा भावुक श्रम करती हैं कंपेयर टू मेंस के। बस इतनी छोटी सी बात थी जो ये चीज़ पाई गई, तो इसके हिसाब से मतलब वो घर पे हो गया या फिर जो है कहीं भी, मतलब महिलाएं जब काम करती हैं तो उनमें उनका भावुकता बहुत जल्दी जुड़ जाता है, ठीक है। और उनमें भावुक श्रम करने की क्षमता पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है। ये जो है एक सर्वे में आया है। तो ये भावुक श्रम आपके न्यूज़ में था, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि भावुक श्रम शब्द आया कहाँ से, कौन सी बुक है और किसने लाया था और बुक कब रिलीज हुई थी। तो 3-4 शब्द भावुक श्रम क्या है ये आप जानेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से चलाई गई। आदि आदर्श ग्राम योजना भैया पूछ रहा किन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से चलाई गई है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, ये जनजाति विशेष गांव में, जी भैया, ट्राइबल अफेयर्स के जो गांव हैं उन पर जो है ये विशेष रूप से चलाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि देखिए जहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन इकट्ठा रहते हुए 40%, मतलब वहाँ पर निवास करने वालों में करीब 40% जनसंख्या के लिए ट्राइबल्स की हैं, तो वहाँ पर उस गाँवों को जो है विशेष रूप से क्या विकसित किया जाएगा। वहाँ पर सारी सुविधाओं को, जैसे कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएँ और क्या कहते हैं पढ़ाई से संबंधित सुविधाएं, करीब 8 सुविधाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। वहाँ रोड कनेक्टिविटी अच्छे से अच्छा हो, वहाँ जो है दूर संचार की सुविधाएं हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, पीने के पानी की फैसिलिटी हो, जैसे कुल 8 सुविधाओं को वहाँ पर विशेष रूप से लागू करने के लिए ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है चालू की गई है, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब कहाँ कितने 40% कुल आबादी कम से कम होने चाहिए। हाल ही में किस राज्य के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जी भैया, 5 कृषि उत्पादों को इस राज्य के जीआई टैग दिया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, केरला के भैया देखिए 5 जो है उत्पादों को इनके क्या जीआई टैग दिया गया। एक तो बड़ा अजीब सा नाम है आप लोग अगर नाम में बताऊंगा, अट्टापड्डी अटू कोम्बू आवरा, अट्टापड्डी थुआरा, ओना टुकोरो इल्लू, कोंथा लुरुकु और वटाडा वेलुथिली, कोड्डू गल्लूर पट्टू बेलरी। मैं अगर कह रहा हूँ लिख के दे दूँ ना, आप प्रोनाउंसिएशन में जो है हाथ तंग हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही है, मैं इस शब्द का नहीं मजाक बना रहा हूँ, मैं अपने लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ कि कितना कठिन है हम लोग के लिए प्रोनाउंसिएशन करना, क्योंकि ये पूरा भाषा ही मलयालम का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जान लीजिए 5 राज्य के थे, और कभी भैया स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ना ये 5 के नाम नहीं पूछता, ये राज्य पूछ लेगा या कितने मिले ये पूछ ले, या क्या मिला ये पूछ लेंगे बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको पता है ना कि देखिए जीआई टैग हमारे भारत में जो है दिया जाता है, इसके बारे में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस
देखिए भैया ये अपने तरफ का भारत में पहला है, और ये जो पुराने तरह के जो होते थे उससे ज़्यादा है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें 3 पार्टी जो है 3 पार्टी एग्रीमेंट होगा, इसमें 3 पार्टी एग्रीमेंट होगा। उस 3 पार्टी एग्रीमेंट में पता है 3 लोग होंगे। एक तो होगा वो प्रिंसिपल जो इसको क्या नाम है जो इसको खरीदेगा, दूसरा होगा सिक्योरिटी जो इसकी सिक्योरिटी जो है इस बॉन्ड को जारी करते समय दे रहा है, और तीसरा होगा ऑब्लिगी जो इसे खरीद रहा होगा, तो उसे क्या उसे इन चीज़ों को पूरा करना होगा। जो मतलब इस श्योरिटी बॉन्ड को खरीदेगा उससे फ़ायदा कमाएगा, उसे क्या ऑब्लिगी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो इस बॉन्ड को खरीद करके फ़ायदा कमाएगा, क्योंकि बॉन्ड आप खरीदते तो आप किस लिए, इकोनॉमिक्स का टर्म है, जब आप खरीदते तो आप क्या एक मुनाफा कमाने के लिए ही खरीदते, ठीक है। तो इसे भैया जारी किया आपके सड़क परिवहन मंत्रालय ने, क्योंकि देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय बहुत ऐसा चीज़ है ना कि सड़क बनने में बहुत पैसा लगता है, और बहुत पैसा भ्रष्टाचार में भी जाता है, तो उन दोनों को मिला करके बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, सरकार जो है अकेले अपने दम पर सड़कों का जाल इतना नहीं बिछा सकती, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, नए सड़क तो बन रहे होते हैं, पुरानी सड़कों का मरम्मत भी तो कराना होता है भैया, वो भी तो यहीं से जाता है, वो अलग से कहीं थोड़ी ना आता है इसी मंत्रालय के द्वारा। तो आप नए के चक्कर में पड़े हो कि पुराना मैनेज कराओगे, मतलब आपके घर की जो है दीवार चू रही है तो आप सोचोगे उसे मैनेज कराओ कि पहले पीछे चल करके नया लिंटर डलवाऊँ, तो वही दिक्कत है। तो इसी सबको मैनेज करने के लिए सरकारें जो है कई तरह की बॉन्ड्स और ये सब चीज़ें लाती रहती है। जिला खदान फाउंडेशन स्कीम के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक अनुदान प्राप्त किया? जी भैया ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम है, इसे क्या कहते हैं जिला खदान फाउंडेशन स्कीम है। ये जो है बेसिकली उन जगहों के लिए है, उन जिलों के लिए है जहाँ पर खदानें चलती हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो भी आपका उस ज़िले से जब खदान निकलता है तो एक फ़ंड होता है, एक पैसा होता है जो रॉयल्टी के रूप में उस ज़िलों को दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है कितना पैसा देना है या कितनी दर पर देना है ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इसका भैया सही जवाब क्या है, जो अभी सबसे ज़्यादा पाया है वो आपके उड़ीसा का कोनझार जिला है। जी भैया उड़ीसा का जो कोनझार जिला है यहाँ पर आपको जो है सबसे अधिक इसके तहत पिछले 7 सालों में 3000 करोड़ रुपए जो है मिले हुए हैं, ठीक है। कितने 3000 करोड़ रुपए जो है मिले हुए हैं। और ये आपके जो एक्ट आया था 2015 में उसके बाद इसमें ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो 23 चल रहा है तो 7 साल हो ही गए। तंदूर लाल दाल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? जी भैया देखिए ये दाल वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो वैसे दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ये ठीक है, लेकिन इस दाल में 22 से 24% प्रोटीन पाया जाता है। 22 से 24% प्रोटीन, मतलब जो आप नॉर्मल दाल देखते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, सोचो। तो जिनको एक्सरसाइज और अपनी स्वस्थ रखना है वो हफ्ते में कम से कम 3 दिन ये दाल खाएं। अब लेकिन आप सोचोगे मिलेगा, देखिए ये पहली बात है ना, ये वहीं होते हैं जहाँ पर गहरी काली मिट्टी होती है, ठीक है, वहीं पर होते हैं, तो हर जगह उगाना आसान भी नहीं है। हाँ तो ये किस राज्य का भी है? तेलंगाना। जितने ने क्या तेलंगाना जवाब दिया है वो सही कर ले। और पता है इसी के साथ इसी को जीआई टैग मिलने के साथ टोटल भारत में जीआई प्रोडक्ट्स की संख्या कितनी 432 हो गई। रट लो क्योंकि ये भैया ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है पीएससी एग्जाम्स में, और वहीं पर आदमी गलती करे तो करे सर आपने बताया था हमने ध्यान देखा नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ भैया हर जरूरी पॉइंट्स का नोट्स बना दो। मैं कोई ट्रेन या बुलेट रफ्तार की स्पीड से अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको अंतिम 10 से 15 दिन में पढ़ाऊँगा जो बुलेट रफ्तार वाली होगी। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक स्पेशल रिवीजन कर लो, जो आप लोगों ने पढ़ा है क्या छूट गया, क्या नहीं याद है, क्या आप मिस कर रहे हो, या क्या आपको रिवीजन समय अच्छे से याद हो रहा है, वो सारी चीज़ें अभी कराई जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है एफपीओ मार्क किस उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए भैया देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। कितने लोग जवाब देते हैं ये तो देखने वाली बात है, कितने लोग जवाब दे पाते हैं इसको देखना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया आपको पता होना चाहिए, जैसे भारत में कई तरह के दिए जाते हैं। एक आईएसआई दिया जाता है, ठीक है, एक आपका एगमार्क दिया जाता है, ठीक है, एगमार्क दिया जाता है, फिर आपका एक एफपीओ हो गया, एक आपका बीआईएस मार्क दिया जाता है, हॉलमार्क। ये सारी चीज़ें आपको जो है मिलती हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जारी की जाती हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे एफपीओ तो भैया प्रोसेस जो फल होते हैं उनके लिए ये दिया जाता है जो बाज़ार में बिकते हैं, ठीक है, समझ गए। आइए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा जारी किया जाता है। आपके पता है सोने और चांदी के लिए बीआईएस मार्क होता है, इंडस्ट्रियल उत्पाद के लिए आईएसआई होता है, कृषि उत्पाद के लिए आपका एक मार्क होता है। तो ये सारी मार्क किसी ना किसी से संबंधित है भैया, ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में ही कुछ भी बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस पक्षी के संरक्षण के लिए एक
प्रोजेक्ट बनाए जाने की सलाह दी। यार ये क्या हो गया, माफ़ करिएगा। चलिए, एक प्रोजेक्ट बनाए जाने की सलाह दी, बताइए। चलिए एक हिंट दूँ, ये राजस्थान का स्टेट एनिमल है। अब बताइए, ऐसे याद हो गया कि नहीं? तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, गोडावर, इसे क्या सोन चिरैया भी कहते हैं, क्या सोन चिरैया भी कहते हैं, चिरैया। और इसके साथ साथ इसे क्या ग्रेट इंडिया बस्टर्ड भी कहते हैं, क्या ग्रेट इंडिया बस्टर्ड भी कहते हैं। देखो भैया, हो ये रहा ना कि वैसे ये देखा जाए तो राजस्थान के जो आपके थोड़े से रेगिस्तान इलाके हैं वहीं पर इनका सबसे ज़्यादा क्या नाम है, निवास स्थान है। जैसे वहाँ का जो कच्छ का ग्रास लैंड एरिया है जहाँ पर थोड़ी घास पाई जाती है, या फिर जो आपका डिजर्ट नेशनल पार्क है आपके जैसलमेर ज़िले में राजस्थान के, तो वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा निवास पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, इनके में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमी आ रही है, ठीक है। और ये जो कमी आ रही है ना भैया, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये माना जाता है अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। एक समय में इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाए जाने की बात थी, जी भैया, एक समय था, अब नहीं है, तो अब ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लगता है मैंने बताते बताते शायद 10-15-20 सेकंड का गैप ले लिया। बिंतुरोंग पक्षी को लेकर किस राज्य में विशेष निगरानी की जा रही है? बिंतुरोंग पक्षी को लेकर के हो, देखिए भैया, पक्षी दरअसल न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो उस राज्य सरकार ने इसको इसलिए थोड़ा सा निगरानी की बात की, क्योंकि वहाँ पर आपस में जैसे लोग होता नहीं खेल खेलते हैं, उस खेल में जीतने वाले को जो है इस पक्षी को रूप में एक अवार्ड के रूप में दिया जाता है, जिससे क्या इसका दोहन बहुत होने लगा है। तो उसी को लेकर के इसे जो है एक विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब वो कर रहे हैं मणिपुर, जी भैया, मणिपुर के आपके दरअसल जो उखरूल टाउन है वहाँ पर जो है उखरूल जो उसका नगर है वहाँ पर स्पेसिफिकली जो है निगरानी रखी जा रही है। और इसे क्या बियर कैट या कैट बियर भी कहते हैं, ठीक है, कैट बियर भी कहते हैं इसे। तो ये जाने रहिएगा, नाम क्या है, बिंतुरोंग। ये मणिपुर से जो है संबंधित हैं, और ये मतलब जान के चलो ये वल्नरेबल हैं, आसानी से, मतलब इनका वास्तव में ज़रूरत है संरक्षण की। कांगेर बेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलो बताओ भैया, इससे अच्छी बात क्या होगी, चलो करते रहो, बताओ। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ ना, दरअसल जिस राज्य में स्थित है उस राज्य में इसको वहाँ पर पहली बार पक्षियों की गणना की गई, ठीक है, पहली बार पक्षी संबंधी गणना की गई है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, और वहाँ पर पहली बार जो है राज्य स्तरीय क्या नाम है, पक्षी गणना की गई है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में, ठीक है, बस्तर तो हम नहीं भूल सकते ना, कितना न्यूज में रहता है। कौंडड़िया क्या है, कौंडिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखिए भाई, ये सब न्यूज में है, कौंडिनिया, ठीक है, कौंडिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखिए इसलिए न्यूज में था अभी हाल ही में, क्योंकि यहाँ पर जो हाथी हैं, ठीक है, ये हाथियों का बहुत बड़ा क्या नाम है, एक रिजर्व भी है यहाँ पर। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हाथियों का एक हिसाब से बहुत बड़ा रिजर्व भी है, जो आपके आंध्र प्रदेश में से, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। दरअसल यहाँ से एक हाथी टहलते टहलते तमिलनाडु पहुँच गई थी, और उसने जो है बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी, और इसी वजह से था। और ये पता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक सबसे बड़ी विशेषता बता दूँ कि ये ऐसा सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में जहाँ पर एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। एशियाई हाथी की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो आपको ये क्या कौंडिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही देखने को मिलेगी, जो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोचो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको। मैं कह रहा हूँ करंट राशि जीके में ही आपसे पूछ लेगा तो भी तो इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए देखिए प्रश्न लाता हूँ कि आपको हर एंगल से, कितने एंगल से इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। आपको लग रहा है क्लास इंपॉर्टेंट है तो इसी बात पे लाइक कर दो भैया, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब कर दो कि देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके अंतिम क्षणों के लिए यहाँ पर मैं भी अपना खून पसीना एक कर दिया हूँ कि आपको क्या से क्या और कहाँ से एकदम जरूरी चीज़ें ला के दूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए भैया, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। और एक बार कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि इतनी मेहनत में थोड़ा सा एक आपका अगर ये दान हो जाता कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब का, तो इस मेहनत में और 4 चांद लग जाते। पटवा एक आयुर्वेदिक पौधा है, ये IUCN की लाल लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ये अभी हाल ही में IUCN की लाल लिस्ट में, तो भारत के किस राज्य में यह पाया जाता है, बताओ। चलो इतना मैंने आपको प्रश्न के जरिए ही आपको पता लग गया, तो बताइए किस राज्य में पाया जाता है, जवाब दीजिए।
तो इसका सही जवाब क्या है भैया? ये आपके देखिए, ये बेसिकली जो है अगर पाए जाते तो हिमालय सेक्शन में पाए जाते, इतना आप जान लीजिए। आपको पटवा जहाँ भी मिलेंगे जो हिमालय से संबंधित एरिया होंगे वहीं पर मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। और ये जो है बहुत क्या ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ये उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड में इनके अत्यधिक दोहन की वजह से जो है इनके में कमी आ रही है, तो इसीलिए इसे लाल लिस्ट जो IUCN के रेड लिस्ट में से शामिल किया गया है। इसका मतलब होता है कि अब उसे संरक्षण की ज़रूरत पड़ गई है। इसका मतलब साफ होता है कि अब उसे संरक्षण की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। ओके, क्लियर। चलो अगला प्रश्न है, लीसू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? लीसू जनजाति किस राज्य से संबंधित है बताइए। अब देखो भैया, कोई भी क्लास होगी, अगर आप 40 मिनट 45 मिनट इस समय अगर आप कोई भी क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो आप यकीन मानो कि फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आप बहुत आगे अपने आप को लेकर के जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ की एक बार बैठ करके तैयारी करने की सोच रहे हो तो आपको लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हाँ भैया, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लीसू जनजाति किस राज्य से संबंधित है बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप सभी लोग। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। यहाँ पर आपसे क्या क्या कहा जा रहा है भैया? नागालैंड, मेघालय और आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। तो आपको बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका सही जवाब क्या होगा? जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है अरुणाचल प्रदेश, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया है? चलिए बताइए भैया, नीलगिरी संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने जो है एक अभियान ही चालू किया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए भैया, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि कितने ज़रूरी प्रश्न है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा यहाँ स्लो क्यों है भैया? उसका रीज़न ये है कि अचानक से मेरी यहाँ साइड में कुछ खींच गया इसीलिए मैं बहुत तेज बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, सामने होता तो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन अब क्या बताऊँ। हाँ भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर नीलगिरी तहर का सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर नीलगिरी तहर का सही जवाब दिया है आपका, बहुत ही देखिए इस अब ये लोग नहीं जानोगे तो कैसे जानोगे यार, क्योंकि नीलगिरी से आप समझ लो कि केरल या तमिलनाडु में से होगा, तो कहाँ पर भैया? तमिलनाडु में इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सही हो गया, स्ट्रेचिंग किया मैंने, हाँ। तो इसका तमिलनाडु जवाब होगा, ठीक है, तमिलनाडु इसका सही जवाब है, ठीक है। इसे लोकली जो है वराइडू के नाम से भी जानते हैं, क्या? वराइडू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वरियाडू, वरियाडू होगा बेसिकली, वरियाडू, ठीक है, वरियाडू के नाम से जानते हैं। और ये जो है जो आपके दक्षिणी भारत हैं वहाँ पर जितने भी आपके पठारी माउंटेन हैं, पहाड़ है, उन पर जो है इनका आप बसेरा देखते हैं जो नीलगिरी तहर है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनवी स्टेट्स इंडिया 2022 वॉल्यूम 1 किसके द्वारा जारी किया गया? बताइए किसके द्वारा जारी किया गया भैया? तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जवाब दिया है वो सही कर ले। दरअसल भैया ये जो है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जा रहा है, एक स्कीम चलाई गई थी FDES स्कीम, ठीक है, FDES स्कीम चलाई गई थी 2013 में। उस स्कीम के तहत ये था कि पर्यावरण से संबंधित चीज़ों में हमें जैसे जो भी चीज़ें हो रही हमारे आसपास तो उनका सही डाटा हो हमारे पास और उनको किस प्रकार से हमें क्या करना है। मतलब एक आप देखिए एक अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, अधिकारी के रूप में क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास डाटा हो, तो उसके लिए डाटा के लिए आप कोई स्कीम लाएंगे, उस स्कीम को लाने के बाद क्या करेंगे? पूरा एक आकलन करेंगे सब विभागों से मिल, तो वही सब चीज़ों का एक लेकर के यहाँ पर FDES स्कीम लाई गई थी और उसके संबंध में ये जो है एनवी स्टेट्स इंडिया 2022 वॉल्यूम 1 जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक है, जिसमें विभिन्न चीज़ों को बताया गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन, ये रिपोर्ट किसने जारी की? चलिए बताइए ये रिपोर्ट किसने जारी की? ये बहुत पूछता है, ऐसे रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है।
देखिए इस रिपोर्ट में जो है जो जारी किया गया, इसमें बेसिकली ध्यान दिया जाता है कि जो विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, इसके संबंध में पूरी चीज़ों को जो है निरीक्षण किया जाता है, कैसे कम करना है, ये चीज़ें की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? वर्ल्ड बैंक। जी भैया, वर्ल्ड बैंक ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ ना भैया कि एक ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। दरअसल क्या होता है, जब आदमी खेल खेलता रहता है ना, खेल खेलता रहता है तो खेल खेल में क्या होता है, टेक्नोलॉजी के साथ आ जाए तो जो खेल संबंधी गलतियाँ होती हैं, जैसे होता है कि जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट देखते हो, क्या होता है पहले क्या होता था कि एम्पायर अगर गलती से नो बॉल नहीं देते थे और खिलाड़ी आउट हो जाता था तो वह टीम जीता हुआ मैच हार जाती थी। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई तो क्या हो गया, एक रियल चेक होता है कि नो बॉल हर बॉल पे कि है कि नहीं। ठीक है, अगर होता है तो आउट होने के बावजूद थर्ड एम्पायर भी अब आउट दे देता है। तो वैसे ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भैया फुटबॉल में होगा। इसमें पता है क्या होगा, जो आपका फुटबॉल होगा उसमें एक सस्पेंशन सेंसर लगेगा जो ये बताएगा, और उस फील्ड के चारों तरफ विभिन्न करीब 100 के करीब कैमरे होंगे। ठीक है, वो जो है वो सेंसर और वो कैमरे एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो जैसे ही ऑफ साइड, एक टर्म होता है ऑफ साइड, जब खिलाड़ी जो है आगे निकल जाता है। ठीक है, अगर आप लोग फुटबॉल देखते तो ऑफ साइड पता होगा, नहीं पता है तो मैं जान के चलो कि ऑफ साइड हॉकी में भी दिया जाता है, ऑफ साइड हॉकी में भी दिया जाता है, फुटबॉल में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑफसाइड सही है कि गलत है, तो इसके बारे में जब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो इससे रियल टाइम डाटा मिलेगा और हमें सही से तब पता लगेगा। ठीक है, तो फीफा ने कहा है कि हम इसका प्रयोग जो है आने वाले मैचेज में करेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अग्निबाण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। अग्निबाण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताइए। बस भैया चलिए, आपकी क्लास अब खत्म होने वाली है, फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, अग्निबाण के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताइए। देखिए भैया, अग्निबाण आपके क्यों न्यूज में, दरअसल जो अग्निकुल लॉन्च पैड, आपका अग्निकुल लॉन्च पैड मतलब जानते हो ना, जहाँ से मतलब जो है आपकी चीज़ें लॉन्च की जाए। जैसे श्रीहरिकोटा क्या है, लॉन्च पैड है। ठीक है, और ये आपके जो बन रहा है, ये आपके अग्निकुल जो है ये श्रीहरिकोटा में ही बन रहा है, जो आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है, वो लॉन्च पैड। और ये क्या है ना, दिक्कत क्या है कि अग्निकुल ये पहला भारत का प्राइवेट है, ये पहला प्राइवेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे भारत का पहला प्राइवेट है, तो आपको न्यूज में ये है तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अग्निबाण। दरअसल अग्निबाण वो चीज़ है जो ये पता यही प्रक्षेपित किया जाएगा, एक व्हीकल है। एक व्हीकल मतलब क्या है, यही जो आपके रॉकेट्स होते हैं उनको लेकर के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लेकर के जो ऊपर जाते हैं आपके अंतरिक्ष में, वो व्हीकल ही जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये व्हीकल है अग्निबाण। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या यह 2 चरण लॉन्च व्हीकल है और इसे शक्ति अग्निलेट इंजन, जी भैया इसमें लगा है जो इसे शक्ति मतलब पावर अग्निलेट इंजन द्वारा जो है मिलेगा, जो 3D प्रिंटेड है। क्या ये दोनों कथन सत्य, एक है दो है? तो भैया दोनों कथन सत्य है। और एक चीज़ ये पता होना चाहिए, जो ये अग्निलेट इंजन है ना, ये विश्व की पहली 3D है, मतलब ये वर्ल्ड लेवल की पहली 3D बनाई गई है। सोचो कितने हम लोग आगे जा रहे हैं, कितनी गर्व की बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। चलिए बताइए। आपको पता है जगदीश चंद्र बोस जी हमारे भारत में कितने ही ज़्यादा, इनका वैसे संबंध देखा जाए तो बंगाल से था, लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ क्षेत्र, मतलब ये जान के चलिए कि ये एक बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने जो है साइंस के क्षेत्र में कई किताबें भी लिखी थी। जैसे इनकी 2 किताबें तो बहुत फेमस थी, एक थी क्या, लिविंग एंड नॉट लिविंग। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये न्यूज में है तो इससे संबंधित एक किताब पूछ सकता है। और एक था द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। क्या है, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये था, समझ गए। तो ये इनके द्वारा जो है किया गया था, और इनकी मृत्यु बिहार में हुई थी, जन्म इनका बंगाल में हुआ था। तो इनके जो है लिए ये किया गया था। और किसने किया था भैया, तो इसका सही जवाब क्या है, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा विदेश में जो है इसके विभिन्न जगहों पर आइए, उनका जो है 164वां जन्म महोत्सव था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक छोटी चीज़, सॉरी, इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहते हैं। माफ़ करिएगा, ये बिना बताए कैसे जा सकता था मैं। इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है।
तो ये कैसे भूल सकते हैं आप भला। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया गया। देखिए इतना न्यूज में है ना, अब पीसीएस एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो बहुत न्यूज में होता है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लिखना नहीं होता है, छोटी सी पूछ लेंगे किसके द्वारा बनाया गया, बस बताओ। जो हाल ही में न्यूज में रहा, और वास्तव में चैट जीपीटी बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। तो जितने लोगों ने इसे किया जाए, ओपन एआई कंपनी, जी भैया ओपन एआई कंपनी है, इसने जो है ये बेसिकली एक चैट बॉट है, जो आपका चैट जीपीटी का एक चैट बॉट है। इसमें आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब देगा, ठीक है। इसमें आप किसी भी तरह के, जैसे आप लोग का पहले एलेक्सा नहीं होता था, एलेक्सा हेलो एलेक्सा, तो सेम उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अपडेट वर्जन है। हाल ही में खबरों में रहा स्पिन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बताइए भैया स्पिन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है, जवाब दीजिए। खेल, अंतरिक्ष, पर्यटन, रक्षा। बस भैया आपकी क्लास अगले 2 से 3 में खत्म होने वाली। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया ये आपके अंतरिक्ष से संबंधित है। दरअसल इसरो ने, जी भैया इसरो ने अभी हाल ही में ये कहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें जो भी क्या नाम है ये इनोवेशन करने वाले हैं, या फिर क्या है वेंचर माने जो नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिससे वो क्या कर सके, जिससे सभी लोगों को एक समान क्या अवसर मिल सके, और वो आपस में मिल करके अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सके। तो इसके लिए ये जो है क्या एक स्पिन नाम का प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसमें इसरो और एक दूसरे देश, क्या नाम, स्पेन की क्या नाम है, नहीं सॉरी स्पेन नहीं, मतलब एक कंपनी है सोशल अल्फ़ा करके है, उसके साथ MOU साइन किया है। अब SOCIAL, ठीक है, सोशल अल्फ़ा, तो उसके साथ इन्होंने किया है। और वैसे भी देखा जाए तो ठीक है, भारत के लिए कुछ अच्छा हो तो हम लोग के लिए अच्छा है। हकूतो आर, देखिए भैया हकूतो आर ये जो है किस देश द्वारा विश्व का पहला व्यापारिक चंद्रमा लैंडर है, बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये रहा है भैया कि ये देश जो है ये अपना जो है विश्व का जो पहला क्या नाम है कॉमर्शियल, जैसे क्या कहते हैं व्यावसायिक चंद्रमा लैंडर। लैंडर समझते हो ना, जो वहाँ पर लैंड करते हैं, उस पूरे सतह की क्या करते हैं क्या नाम है पूरा जांच करते हैं, ठीक है। और ये भैया किसके द्वारा, तो ये जापान के द्वारा। दरअसल जापान के आई स्पेस ने, क्या नाम है आई स्पेस ने जो है ये विश्व का पहला कॉमर्शियल ये लैंडर वो किया है, जो वहाँ पर जा करके करेगा। और इसने ये भी कहा है कि हम दूसरा मिशन भी 2024 तक जो है भेजेंगे मून पर, ठीक है। दूसरा मिशन भी 2024 में भेजने को कह रहा है, ठीक है। और इसने पता है इसने साथ में UAE का, जी भैया UAE का इसने जो है राशिद नाम का, जी भैया राशिद नाम का ये जो है एक क्या नाम है, एक क्या कहते हैं रोबोट, जी भैया एक रोबोट है जो ये अपने साथ ले गया, ठीक है। राशिद नाम का एक रोबोट है जो साथ ले गया, और ये भी कुछ नहीं करेगा, ये भी जो वहाँ की मून सरफेस है उनको क्या करेगा देखिएगा कि क्या है कैसे, ठीक है, समझ गए। और आपको पता है कि चंद्रमा पर जो एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। ये आपको पता है ना कि चंद्रमा पर जो एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है मून। चलिए ठीक है, चलिए भाई आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, यह है आज का आखिरी प्रश्न, कार टी थेरेपी किस बीमारी के लिए विकसित की गई। चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके साथ इस क्लास को ख़त्म करेंगे, बाकी फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। फिर बता रहा हूँ करंट अफेयर्स क्लास रोज़ शाम को 8 बजे, और करंट और इतिहास की जो स्पेशल क्लास स्पेक्ट्रम बुक की है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम की बुक से जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, आप एक बार क्लास देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर कहता हूँ उससे मैं आपको उसी क्लास में बता कि आप लोग एक बार पढ़ो और 2 दिन बाद फिर 10 मिनट उसका क्विक रिवीजन कर लो, फिर बताना कि पेपर उनसे संबंधित प्रश्न गलत हो। क्योंकि जब पढ़ाता हूँ ना तो चीज़ों को सरल तरीके से और एक एक पॉइंट्स को आपको मैं बताता हूँ। हाँ भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, किसके लिए, तो भैया ये अभी हाल ही में कैंसर के लिए। किसके, कैंसर। आपको पता है कि कैंसर का अभी तक जो है इलाज नहीं ढूंढा जा सका है, लेकिन अभी हाल ही में जो है ये जो क्या कहते हैं ये थेरेपी विकसित की गई है। इससे ये कहा गया कि जो आपका पहले क्योर नहीं हो सकता था कैंसर का, वो अब क्योर जो है कैंसर का हो रहा है, और काफ़ी ज़बरदस्त सुधार भी देखने को मिला है इस थेरेपी के बाद। समझ गए। चलो भैया,
तो आपको पता होना चाहिए, इसे कार टी थेरेपी करते हैं। बेसिकली ये जो है आपका जो टी सेल होता है उसका प्रयोग करता है और उससे जो है आपके कैंसर की क्या नाम है लड़ने में और कैंसर से आपको छूट दिलाता है। ठीक है, तो चलो भैया इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30 बजे, और 8 बजे क्लास आप देख ही लिए। तो 4 क्लासेज हो गई। इससे पहले अगर तीसरी क्लास नहीं देखी हो तो देख लेना, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे। और तीसरी क्लास भी देख लो, ये आपके 95 क्वेश्चन होंगे, पेपर तक आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक कर दिए और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भैया, वरना ऐसी अगली मस्त क्लास कहाँ देखोगे। बाय।